कभी सोचा है कि मुंबई के एक साधारण से 2 BHK फ्लैट में रहने वाला एक परिवार एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर घरानों में से एक बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए एक लड़के की। वो लोकल ट्रेन की भीड़ में सफर करता था, अपने पिता के छोटे से ऑफिस में बैठकर ग्राहकों की बातें सुनता था और एक ऐसा सपना देख रहा था जो उस वक्त किसी को भी नामुमकिन लगता। बिल्कुल। आज लोग एंटीलिया की ऊंचाई देखते हैं, लेकिन उस इमारत की जो नींव है वो बहुत गहरी और मतलब संघर्ष भरी जमीन पर रखी गई है। सही बात है। और आज हमारी इस खास बातचीत का मकसद सिर्फ दौलत और कामयाबी की गिनती करना नहीं है। हम उस सोच को समझना चाहते हैं, उस माइंडसेट को डिकोड करना चाहते हैं जिसने मुकेश अंबानी को बनाया। वो कौन सी असफलताएं थीं, वो कौन से दांव थे और वो कौन सी सीख थी जो इस कहानी के हर मोड़ पर छिपी है। चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत किसी महल से नहीं होती। पिता धीरूभाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और मुंबई में उनका घर वो एक 2 BHK फ्लैट था, जहां पूरा परिवार बहुत ही सीमित संसाधनों में रहता था। और उसी माहौल में धीरू भाई ने अपने बच्चों मुकेश और अनिल को एक बात सिखाई, जो सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी का आधार बनी। उन्होंने कहा था, स्ट्रगल तुम्हें मजबूत बनाएगी, लेकिन ये सुनना एक बात है और इसे अपनी परवरिश का हिस्सा बना लेना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये तो सबसे दिलचस्प बात है। ये कोई लेक्चर नहीं था, ये उनकी एवरीडे रियलिटी थी। इस सोच ने उन्हें सिखाया कि आराम या विशेषाधिकार आपकी तरक्की की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि चुनौतियों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वही आपकी असली पूंजी है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो रिलायंस की शुरुआती संस्कृति वो इसी एक विचार पर बनी थी कि हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। और इसी मानसिकता के साथ मुकेश अंबानी की पढ़ाई आगे बढ़ी। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की और फिर उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिला। ये तो किसी भी भारतीय परिवार के लिए सपने के सच होने जैसा है। बिल्कुल। उस वक्त स्टैनफोर्ड जाना मतलब ग्लोबल बिजनेस की दुनिया का दरवाजा खोलना। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। उनके पिता का एक फोन आता है और धीरूभाई सिर्फ इतना कहते हैं, मुकेश वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया और भारत वापस आ गए। ये फैसला आज भी लोगों को हैरान करता है। मुझे तो ये बात बहुत हैरान करती है। आज के दौर में कौन स्टैनफोर्ड जैसी जगह छोड़ने की सोच सकता है भला? क्या उस समय ये फैसला उतना ही बड़ा माना गया था जितना आज लगता है? देखिए, बाहर से देखने पर तो ये एक बहुत बड़ा त्याग लगता है, लेकिन अगर हम इसे धीरू भाई के नजरिए से देखें तो ये एक क्लासिक डायलेमा था, थियोरेटिकल नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। धीरू भाई असल में मुकेश को एक अलग तरह की एमबीए करा रहे थे, जो स्टैनफोर्ड के किसी क्लासरूम में नहीं मिल सकती थी। वो उन्हें एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी को एक ग्लोबल एम्पायर में बदलने की एक तरह से लाइव केस स्टडी दे रहे थे। अच्छा। ये सही मौके का इंतजार मत करो वाले सबक का सबसे बड़ा उदाहरण था। असली क्लासरूम भारत में था, उनकी अपनी कंपनी की फैक्ट्री में। और जब वो भारत आए तो रिलायंस कोई आज जैसी बड़ी कंपनी नहीं थी। ये विमल नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिसके सामने बाजार में पहले से ही कई बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। और मुकेश को जिम्मेदारी मिली फैक्ट्री बनाने और ऑपरेशन संभालने की। और उन्होंने ये जिम्मेदारी किसी एयर कंडीशन्ड केबिन में बैठकर नहीं निभाई, वो जमीन पर उतरे। हाँ, ये किस्सा बहुत मशहूर है कि वो फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ लाइन में लगकर खाना खाते थे, खुद मशीनें चलाना सीखते थे और टेक्निकल प्रॉब्लम को इंजीनियरों के साथ बैठकर सुलझाते थे। वो एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक ट्रेनी की तरह काम कर रहे थे। धीरूभाई का एक सिंपल फंडा था, अ लीडर मस्ट अंडरस्टैंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर आप टॉप पर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जमीन पर सबसे छोटा पुर्जा कैसे काम करता है। ये लीडरशिप का बहुत शक्तिशाली मॉडल है। जब आप सिस्टम की छोटी से छोटी बारीकियों को समझते हैं तभी आप बड़े और साहसी फैसले लेने का आत्मविश्वास रख सकते हैं। तो जमीन से तो वो जुड़ गए, लेकिन एक कंपनी सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, बड़े और साहसिक फैसलों से बनती है। उनकी कहानी में ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जहां उन्होंने सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया? तीन ऐसे बड़े फैसले थे जिन्होंने रिलायंस की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, और तीनों ही उस समय के हिसाब से बहुत बड़े जुए की तरह थे। पहला था पेट्रोकेमिकल्स में उतरना। एक कपड़े बनाने वाली कंपनी अचानक तेल और केमिकल के बिजनेस में क्यों जा रही थी? इंडस्ट्री के कई लोगों ने इसे एक खतरनाक कदम बताया था। दूसरा था जामनगर रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने का सपना, जिसे उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था।
स्केल इतना बड़ा था कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट कभी मुनाफे में आ ही नहीं सकता। और तीसरा? तीसरा, जिसने सिर्फ रिलायंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को बदल दिया, जियो। लेकिन उस वक्त तो टेलीकॉम मार्केट में पहले से ही एयरटेल और वोडाफोन जैसे बड़े खिलाड़ी थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो क्या ये एक और टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करने जैसा नहीं था? इसमें इतना बड़ा दांव क्या था? आपका सवाल बहुत सही है। यहाँ पैटर्न समझना जरूरी है। ये तीनों फैसले एक ही सोच को दिखाते हैं, भविष्य को पहचानना और उस पर इतना बड़ा दाव लगाना कि पूरा खेल ही बदल जाए। पेट्रोकेमिकल्स में जाना सिर्फ सप्लाई चेन पर नियंत्रण पाना नहीं था, ये एक तरह से अपने बिजनेस को डी रिस्क करना था। उन्होंने कपड़े के बिजनेस के मुनाफे को एक ऐसे सेक्टर में लगाया जिसका भविष्य ज्यादा स्थिर और बड़ा था। ये एक डिफेंसिव मूव भी था और एक एग्रेसिव मूव भी। मतलब अपने मौजूदा बिजनेस को बचाने के लिए एक नए और बड़े बिजनेस में घुसना। बिल्कुल। और जामनगर सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी, ये दुनिया के एनर्जी मैप पर भारत का एक बड़ा स्टेटमेंट था। ये एम्बिशंस का स्केल दिखाता है। वो सिर्फ भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं बनाना चाहते थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस रिफाइनरी बनाना चाहते थे। इसने रिलायंस को एक भारतीय कंपनी से एक ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बना दिया। और जियो, वो तो एक ऐसे बाजार में उतर रहे थे जहां पहले से घमासान मचा हुआ था। यहीं पर विजन का फर्क आता है। जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, ये डेटा के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव था। मुकेश अंबानी ने यह समझ लिया था कि आने वाला समय डेटा का है और डेटा तेल की तरह ही कीमती होगा। बाकी कंपनियां टैरिफ और कॉल रेट पर लड़ रही थीं, जबकि जियो एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा था। उनका लक्ष्य सिम कार्ड बेचना नहीं था, बल्कि पूरे देश को डिजिटल हाईवे से जोड़ना था, जिस पर बाद में रिटेल, मीडिया और फाइनेंस जैसी सैकड़ों गाड़ियां दौड़ सकें। ये टेक्नोलॉजी ही भविष्य है वाली सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे आज भी याद है, जियो के आने से पहले हम 1 GB डेटा पूरे महीने चलाते थे। इसने तो सच में आम आदमी के लिए इंटरनेट का मतलब ही बदल दिया। लेकिन कई आलोचक ये भी कहते हैं कि जियो की आक्रामक कीमतों की वजह से बाजार में एक तरह की मोनोपोली बढ़ी और कई छोटी कंपनियां बंद हो गई। क्या इस डिजिटल क्रांति की एक कीमत भी चुकानी पड़ी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सोर्सेज इस बात पे जोर देते हैं कि जियो की जो रणनीति थी उसने बाजार को कंसोलिडेट किया, जिससे कंपटीशन कम हुआ। कई कंपनियां या तो बंद हो गईं या बिक गईं। तो हाँ, इस क्रांति की एक व्यावसायिक कीमत थी जो दूसरी कंपनियों ने चुकाई। लेकिन दूसरी तरफ इसने भारत में डेटा की कीमतों को दुनिया में सबसे सस्ता बना दिया, जिससे करोड़ों लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े और एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी का जन्म हुआ। तो ये क्लासिक केस है जहां डिसरप्शन के फायदे भी हैं और नुकसान भी। लेकिन ये सफर सिर्फ सफलताओं का तो नहीं रहा होगा। हम अक्सर सिर्फ जीत की कहानियां सुनते हैं, लेकिन असफलताओं को उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और बिना असफलताओं की बात किए ये कहानी अधूरी है, क्योंकि असली सीख तो वहीं से मिलती है। रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो अनिल अंबानी के हिस्से में आई, वो आखिरकार फेल हो गई। रिलायंस के रिटेल बिजनेस को भी शुरुआती सालों में भारी नुकसान हुआ। कई प्रोजेक्ट्स या तो बंद हो गए या अटक गए। ये कहना आसान है कि फेलियर इज अ डेटा पॉइंट, लेकिन जब हजारों करोड़ डूबे हों तो उस असफलता को संभालना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, और यहीं पर वो मानसिकता काम आती है। मुकेश अंबानी का एक मशहूर कथन है, फेलियर सिर्फ एक डेटा पॉइंट है और वही डेटा अगली जीत में मदद करता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बिजनेस की दुनिया में जहां हर कोई अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, वहां असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है जो डेटा और अनुभव रिलायंस कम्युनिकेशंस की विफलता से मिला, उसी ने जियो की रणनीति को और मजबूत बनाने में मदद की हो। उन्होंने सीखा कि सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। ये जोखिम लेने की क्षमता का दूसरा पहलू है। अगर आप बड़े दांव लगाएंगे तो कुछ में हारेंगे भी। सवाल ये नहीं है कि आप हारे क्यों, सवाल ये है कि आपने उस हार से सीखा क्या। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे कम चर्चित है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, उनकी निजी जिंदगी और उनके पारिवारिक मूल्य। क्योंकि एक साम्राज्य बनाने के साथ साथ एक परिवार को एक साथ रखना, वो शायद उससे भी बड़ी चुनौती है। वो अपनी माँ कोकिलाबेन के बहुत करीब माने जाते हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी ने शिक्षा, खेल और चैरिटी के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उनके बच्चों आकाश, ईशा और अनंत की परवरिश है। अरबों की संपत्ति के वारिस होने के बावजूद उनकी परवरिश बहुत सामान्य तरीके से करने की कोशिश की गई। हाँ, उन्हें स्कूल बस से भेजा जाता था और बहुत सीमित पॉकेट मनी मिलती थी। कोई शाही बर्ताव नहीं। कहा जाता है कि परिवार का मानना है,
लग्जरी घर में हो सकती है, माइंडसेट में नहीं। और ये बात कहानी को वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, उस 2 BHK फ्लैट से। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मूल मूल्य मजबूत है तो वो नहीं बदलते। ये उस मानसिकता को दर्शाता है कि दौलत एक जिम्मेदारी है, कोई विशेषाधिकार नहीं, और अगली पीढ़ी को भी जमीन से जोड़े रखना उनकी प्राथमिकता रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुकेश अंबानी की कहानी से कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। 2 BHK फ्लैट में रहते हुए भी वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का सपना देख सकते थे। दूसरा, सही समय का इंतजार मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा मौका आपकी तैयारी के बीच में ही आ जाता है, जैसे मुकेश अंबानी के लिए स्टैनफोर्ड छोड़कर भारत लौटना। तीसरा, जोखिम लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। पेट्रोकेमिकल से लेकर जियो तक हर बड़ा कदम एक बहुत सोचा समझा जोखिम था। और सबसे जरूरी, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। वर्करों के साथ काम करना आपको वो समझ देता है जो कोई बैलेंस शीट नहीं दे सकती। और आखिर में, परिवार और मूल्य, वो हर सफलता से ऊपर हैं। ये कहानी सिर्फ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की नहीं है। ये उस लड़के की कहानी है जो कभी लोकल ट्रेन से चलता था, जिसने अपने पिता के एक फोन पर दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जिसने हर असफलता को अपनी अगली जीत की सीढ़ी बना लिया। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है। सोर्सेज मुकेश अंबानी के विजन और बड़े साहसी दांव लेने की क्षमता पर बहुत जोर देते हैं, जैसे जामनगर या जियो। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी और बाजार हर पल बदल रहे हैं, क्या सफलता के लिए एक बड़ा और साहसी विजन ज्यादा जरूरी है, या फिर हर दिन छोटे छोटे लगातार सुधार करते हुए आगे बढ़ना, जिसे काइजन अप्रोच कहते हैं? अंबानी की कहानी में दोनों का संतुलन दिखता है, लेकिन भविष्य के उद्यमियों के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा कारगर होगा? क्या एक बड़ा दांव लगाना बेहतर है या 100 छोटे छोटे सही कदम उठाना? इस पर विचार किया जा सकता है।